नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का महान्यायवादी और क्या पढ़ेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये दोनों क्या होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, किस तरह से कार्य करते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का एक महान्यायवादी होगा भारत के अंतर्गत, ये जो है ये लिखा हुआ है आर्टिकल 76 के अंतर्गत, यानी आर्टिकल 76 के अंतर्गत ये वर्णित है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, उसकी शक्तियाँ क्या-क्या होंगी, उसकी कार्य क्या-क्या होंगे, वो क्या-क्या चीज़ें देखेगा। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं आर्टिकल 76 के अंतर्गत। तो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, या कि महान्यायवादी का कार्य क्या होता है मुख्यतः। तो देखिए, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। जो महान्यायवादी होगा, यह भारत सरकार का विधि अधिकारी होगा, सबसे सर्वप्रमुख विधि अधिकारी होगा। विधि का मतलब होता है नियम कानून से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। महान या इसमें आप सब शब्दों से भी पकड़ सकते हैं। न्यायवादी का मतलब न्याय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि कानून से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनको महान्यायवादी यानी कि सबसे उपयुक्त, सबसे ऊपर जो रहेगा उस विधि से रिलेटेड। तो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, सब सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी। यानी कि सरकार को जो अपनी गवर्नमेंट रहेगी उसको बताएगी कि इस तरह से नियम कानून आप लगा सकते हैं, इस तरह के नियम कानून आप नहीं लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है महान्यायवादी ही सुझाव देते हैं। आगे देखते हैं। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, यानी कि भाषण दे सकता है, अपनी बात रख सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यानी कि जैसे कि जो संसद होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो वो लोग जो वोटिंग कर सकते हैं, तो वोटिंग का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है। बट ये वहाँ पे जाके लोकसभा या राज्यसभा के अंतर्गत जिस भी वहाँ पे बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन ये मत देने का अधिकार नहीं है। यानी कि राज्यसभा के सॉरी, ये जैसे कि लोकसभा के स्पीकर का जब चुनाव होता है लोकसभा के अंतर्गत, तो वहाँ पे ये वोटिंग नहीं कर सकता है चुनने का। तो ये शक्तियाँ नहीं है, बट ये इसके पास ये शक्तियाँ हैं कि ये किसी भी समिति के अंतर्गत अपनी बात रख सकता है, यानी कि बोल सकता है। ठीक है? आगे देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये जो इनका जो कार्यावधि होती है, कार्यावधि इसकी लिमिट है कितनी? जब तक राष्ट्रपति चाहे। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उस उसके बाद नहीं सॉरी उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये पद पर रह सकता है। तो ये पॉइंट है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नियुक्ति कौन करता है महान्यायवादी की, तो बस राष्ट्रपति करता है। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन इस तरह से, ये पहला ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसमें से इस तरह से पूछा जाता है कि मतलब ऐसा कौन सा सदस्य व्यक्ति है जो कि राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी लोकसभा में बोलने की शक्ति प्रदान है। तो ये है महान्यायवादी। आगे देखिए, महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए, यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। ठीक है। न्याय महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों के अंतर्गत सुनवाई करने का अधिकार है। किसे अधिकार है? महान्यायवादी को। महान्यायवादी जो हैं अपने, वो चाहे तो किसी भी, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के अंतर्गत न्यायालय जो है हमारी, उनमें न्यायालय में बैठ के सुनवाई कर सकते हैं वहाँ पे। समझ में आया क्या? और ये जो होता है, ये यहाँ पे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसमें और महान्यायवादी में डिफरेंस ये है कि ये किसी भी राज्य के किसी भी न्यायालय के अंतर्गत सुनवाई कर सकता है। बट जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे, ये चूँकि हर एक राज्य के अलग अलग होते हैं, तो ये अपने राज्य के अंतर्गत जो न्यायालय हैं वहाँ पे जाके सुनवाई कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता, जिस प्रकार से, देखिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। जिस प्रकार से ये महान्यायवादी जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का
मतलब क्या बोलते हैं अपन, विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार से जो ये महाधिवक्ता होता है यह राज्य सरकार का मुख्य कानून अधिकारी होता है। दोनों में बस डिफरेंस ये है कि राज्य महाधिवक्ता जो होगा, ये महाधिवक्ता जो होगा राज्य सरकार के अंतर्गत रहेगा, और जो ये महान्यायवादी होगा ये केंद्र सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार को मतलब विधि संबंधी सहायता या सुझाव देने का कार्य करेगा। और यहीं वहीं पे राज्य महाधिवक्ता जो होगा ये राज्य सरकार को सुझाव देने का कार्य करेगा, कानून से संबंधित जो भी नियम कानून बनेंगे। समझ में आई कि आपको बात इतनी? चलिए आगे देखते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना है। राज्यपाल के जस्ट क्या लिखा है, राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रहेगी उसको महाधिवक्ता बनाया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रहेगी उसको महान्यायवादी बनाया जाता है। और यह भी इसका जो कार्यकाल होता है जब तक राज्यपाल चाहे तब तक रख सकता है, तो ये पॉइंट भी पता होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। महाधिवक्ता के कार्य क्या क्या होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे महान्यायवादी के कार्य होते हैं सेम टू सेम राज्य सरकार के अंतर्गत महाधिवक्ता के कार्य होते हैं। देख लीजिए, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको शॉर्ट में। राज्य सरकार को विधि से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देने के दें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई विधि से संबंधित कार्य सौंपे गया है राज्य सरकार को, तो उसमें सहायता या सुझाव देने का कार्य मतलब समझाने का कार्य कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। विधिक स्वरूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि राज्यपाल की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। जिसका आधार क्या होगा? हटाए जाने का आधार क्या होगा? कदाचार यानी कि अच्छा आचरण नहीं होना, या असमर्थता यानी कि योग्य नहीं होना पद के लिए। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। देखिए क्या पॉइंट बोलना चाह रहा है ये। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसके बारे में जो वर्णन है ये आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक वर्णित है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो पॉइंट लिखा गया है कि इसको नियुक्ति कौन करता है? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए, नियुक्ति कौन करता है, सिर्फ यहीं से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये यही है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी आपको पता होगा पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं एसएससी एग्जाम के अंतर्गत या किसी भी एग्जाम के अंतर्गत। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि मेनली अनुच्छेद या फिर कौन से देश से क्या लिया गया है और संशोधनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये आपको बेसिक पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। समझ में आई क्या बात आपको? देखिए, जो इसकी मतलब इसको अब हटाने की प्रक्रिया कैसे हटाए? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो किया जाएगा लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है। बट यहाँ पे जो है महाधिवक्ता को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल ही हटा सकता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बट यहाँ पे जो ये महालेखा परीक्षक हैं इसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, बट राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं इसको हटाने के लिए दोनों सदनों में पास किया जाएगा बिल, उसके आधार पर ही हटा सकते हैं इसको। दोनों सदनों में दोनों संसद के दोनों सदनों में समावेदन यानी दोनों सदन में आवेदन दिया जाएगा, वहाँ पे वोटिंग की जाएगी, फिर उसके बाद ही हटाया जा सकता है, ठीक है। इसकी पदावधि यानी पद की अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन अगर इसकी आयु 65 वर्ष की पार हो जाती है तो यहाँ पे 65 वर्ष की आयु में भी इसको हटा दिया जाएगा पद से, ठीक है। मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले आ जाए, तो ये इसकी पदावधि है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या बोलते हैं अपनी पदावधि कब तक होती है? तो 6 वर्ष की होती है, 6 साल के लिए या फिर 65 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए, वह सेवानिवृत्ति होने के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। ये लिखा है सेवानिवृत्ति जब जैसे ये जो अपने पद पे है नियंत्रक एवं महालेखा पक्ष पद के, तो यहाँ पे से जब सेवानिवृत्त होगा 6 वर्ष पूरा करने के बाद,
तो फिर भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यानी कि जो नियंत्रक कंट्रोलर जनरल इसको बोलते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टैक्स से पैसा आया है सभी अलग अलग लोगों से एकत्रित किया गया है, तो उसको किस प्रकार से खर्च करना है, कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, ये सब देखने का कार्य कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी ही करते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संघी संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए हैं या नहीं, इस बात की सम परीक्षा यानी कि चेक करने का काम करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए नाम में ही नियंत्रक छुपा है, तो ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संचित निधि है उसमें से पैसे जो खर्च किए जा रहे हैं वो सही जगह खर्च किए जा रहे हैं, सही तरीके से खर्च किए जा रहे हैं या नहीं, इस बात की चेक कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के क्या लिखा है, निर्देश पर किसी अन्य प्राधिकरण की लेखाओं की भी लेखा परीक्षा कर सकता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करना। तो यहाँ पे पॉइंट यह है कि अपने कार्य को करने के अतिरिक्त ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल कोई भी इसको निर्देश अलग से निर्देश दिया जाता है कि इसका भी आपको चेक करना है, तो ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, आगे देखिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। कौन रखते हैं, राष्ट्रपति जी। आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। देखिए ये वाला जो हो गया, ये संसद के किसी भी पटल पर रखेंगे। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे, वहीं पे अगर राज्य सरकार की लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन है उसको राज्यपाल को देंगे, तो ये राज्यपाल जो होंगे उसको विधानमंडल में रखेंगे और राष्ट्रपति जो होंगे उसको संसद के पटल पर रखेंगे। ये कुछ पॉइंट हैं, बेसिक पता होना चाहिए आपको, एग्जाम के अंतर्गत इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, आगे देखिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को तीन लेखाएं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन से, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा, वित्तीय लेखाओं पर लेखा परीक्षा और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा। ये 3 प्रकार की रिपोर्ट जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति जी। आगे देखिए, राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है, जिसके उपरांत लोक लेखा समिति इन जो ये जिन्होंने इन्हें रिपोर्ट बना के भेजी है, इन रिपोर्टों की दोबारा से जांच करती है लोक लेखा समिति, और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती हैं, और ये डिटेल बताया जाता है संसद के पास में, मतलब पढ़ के सुनाया जाता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। ये कुछ पॉइंट हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो बस इतना ही पॉइंट इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट थे। इसके अंतर्गत मैं अगर आपको पर्सनली बोलना चाहूँ तो इसके अंतर्गत इनका मुख्य कार्य क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, और इनकी नियुक्ति कौन करता है और कितना कितना समय तक ये रहते हैं, कार्यकाल क्या होता है, बस इतना ही आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। ये था हमारा आज का वीडियो, छोटा सा, काफ़ी छोटा वीडियो है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अगर आपने लूसेंट पहली बार पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पर, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें लूसेंट पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि हम इस जो अपने चैनल पे लूसेंट को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ठीक है ना, तो इस तरह से वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक इस तरह से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।